आज की वीडियो में हम क्लास 10th की साइंस का चैप्टर जैव प्रक्रम के फर्स्ट पार्ट के बारे में जानेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम मानव पाचन तंत्र और मानव श्वसन तंत्र के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सजीवों के लक्षण। हम सब सजीव हैं, कुर्सी मेज ये निर्जीव हैं। अब सजीव के लक्षण क्या क्या हैं? देखिए, सजीवों में श्वसन क्रिया होती है। सजीवों को कार्य करने के लिए आंतरिक ऊर्जा की ज़रूरत होती है जो उनको भोजन से प्राप्त होती है। सजीवों में आंतरिक वृद्धि भी होती है, साथ ही साथ बाह्य वृद्धि भी होती है। सजीव अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा सजीवों को कार्य करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है, उसके लिए वो भोजन करते हैं। भोजन का ऑक्सीकरण होता है श्वसन की क्रिया के द्वारा और ऊर्जा निकलती है। ये ऊर्जा उसके विभिन्न कार्यों में काम में आती है। और जो भोजन का अवशोषण होता है उससे सजीव की आंतरिक और बाह्य वृद्धि होती है। सजीव अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं, यानी जैसे आम का जो बीज होता है उससे आम के पौधे ही बनेंगे। इसी तरह से बिल्ली बच्चे देती है। तो देखिए, जीवों में अनुरक्षण कार्य चलता रहता है। उस समय भी जब हम आराम कर रहे होते हैं या सो रहे होते हैं या बैठे रहते हैं, वो सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। आपने देखा होगा जब हम आराम करते हैं या सोते हैं तब भी हम श्वसन क्रिया करते रहते हैं। जो हमने भोजन लिया है उसका पाचन हमारे शरीर में होते रहता है। ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है, उसके लिए सजीवों में पोषण होता है। भोजन के पाचन के बाद सरल और उपयोगी यौगिक कोशिकाओं में पहुंचते हैं, जहां श्वसन क्रिया के द्वारा भोजन का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा निकलती है। यही ऊर्जा जीवों के विभिन्न कार्यों को करने में सहायक होती है। श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण होता है, यानी हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं शरीर के। वह वहन के द्वारा शरीर के प्रत्येक भाग में पहुंचती है। इसके लिए शरीर में परिसंचरण तंत्र होता है। तो देखिए, पाचन तंत्र का काम होता है भोजन का पाचन करना या जो भोजन लिया है उसको सरल यौगिकों में तोड़ना। श्वसन का कार्य होता है इन सरल यौगिकों का ऑक्सीकरण करना, जिससे ऊर्जा निकलती है। और परिसंचरण का कार्य होता है ऑक्सीजन का या जो भी उपयोगी या अनुपयोगी पदार्थ हैं इनका वहन करना। परिसंचरण तंत्र का कार्य होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पोषण। सभी जीवों को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है सजीवों में भोजन। सभी जीवों में ऊर्जा की सामान्य आवश्यकता होती है, लेकिन इसकी पूर्ति अलग अलग तरीके से होती है। कुछ जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसी तरह से अन्य कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं, ताकि ये जो सरल पदार्थ हैं इसका उपयोग जीवों की वृद्धि में हो सके। अब जीवों में क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। ये क्या करते हैं? जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। ये एंजाइम जो शरीर के अंदर पाचन क्रियाएं चलती हैं उसकी गति को बढ़ा देती हैं या कम कर देती हैं। अतः विषमपोषी जीवित रहने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी पर आश्रित होता है। अब देखिए, स्वपोषी पोषण क्या है? स्वपोषी पोषण का मतलब हो गया जो अपना भोजन स्वयं बना पा रहे हैं, वो स्वपोषी होते हैं। जैसे सभी हरे पेड़ पौधे, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। पौधे क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, मिट्टी से जल लेकर अपना भोजन या कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और साथ ही ऑक्सीजन निकलती है। ये ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त कर दी जाती है और कार्बोहाइड्रेट पौधे में एकत्र हो जाती है। स्टार्च के रूप में या मंड के रूप में कार्बोहाइड्रेट पौधे में जमा रहती है। तो इस तरह से ये पौधे के लिए आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करती है। तो पौधे को क्या करते हैं हम लोग अपने भोजन में प्रयोग में लाते हैं पौधों को। तो हमें ऊर्जा कहाँ से मिली? एक तरह से पौधे से। तो जैसे पौधे अपनी अतिरिक्त ऊर्जा को मंड के रूप में या स्टार्च के रूप में जमा कर लेते हैं, ठीक ऐसे ही हमारे शरीर में क्या होता है? जो अतिरिक्त ग्लूकोज है ये ग्लाइकोजन के रूप में जमा हो जाता है।
अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, देखिए क्लोरोफिल जो हरित लवक है ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं, ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण करना और जल अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अपघटन करना। और साथ ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपचयन हो जाता है। तो इस तरह से हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड पानी लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट पौधे की ऊर्जा के रूप में प्रयोग में आ जाती है या अगर अतिरिक्त है स्टार्च के रूप में संचित हो जाती है। अब देखिए इस क्रिया को एक अभिक्रिया के द्वारा हम दिखा सकते हैं। पौधों में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेते हैं और जल कहाँ से लेते हैं, पौधों की जड़ें मिट्टी से जल अवशोषित करती हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वायुमंडल से मिलती है, जल मिट्टी से मिल रहा है। पौधे में क्या होता है, पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, सूर्य से सूर्य का प्रकाश मिल रहा है। क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल को किस में परिवर्तित कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट में, या हम कह सकते हैं भोजन में, और ऑक्सीजन के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो इस तरह से ये पूरा समीकरण हम इस तरह से लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से ये कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन के रूप में बदल जाता है। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इस क्रिया में क्या हो रहा है, सूर्य के प्रकाश का प्रयोग हो रहा है, सूर्य के प्रकाश में भोजन बन रहा है, इसलिए ये क्रिया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया या फोटोसिंथेसिस कहलाती है। फोटो माने प्रकाश, सिंथेसिस माने संश्लेषण करना या निर्माण करना। तो यहाँ पर भोजन बन रहा है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, इसलिए ये क्रिया प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस क्रिया कहलाती है। अब देखिए यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, यहाँ पे एक पत्ती को काटकर इसको माइक्रोस्कोप में किस तरह से दिखाई देती है दिखाया हुआ है। अब देखिए ऊपर सबसे पहले एक पत्ती दी हुई है, पत्ती के बीच में एक मध्य शिरा है, आपने देखा होगा पत्तियों के बीच में पटल है, पूरा पत्ती का पूरा हिस्सा है, और मध्य शिरा से शिराएँ निकलती हैं, बहुत सी शिराएँ होती हैं। इसमें भोजन और पानी को ऊपर नीचे चढ़ाने के लिए क्या होता है, फ्लोएम और जाइलम ऊतक होता है। इसको जब हम काट के देख रहे हैं इस तरह का दिख रहा है, देखिए क्यूटिकल की लेयर है पत्ती के बाहर, सबसे ऊपर ऊपरी बाह्य त्वचा है और इसमें हरित लवक होते हैं, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। बीच में कोशिकाओं के बीच में खाली जगह है जिसको वायु कोश कहते हैं, इसमें वायु है, और बीच में जो छिद्र हैं ये द्वार कोशिकाओं से घिरे हुए रहते हैं। द्वार कोशिकाएं पत्ती की निचली सतह पर होते हैं, जिसमें पत्ती में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। द्वार कोशिकाएं सेम के बीच की आकार होती हैं। ये जो छिद्र हैं इसको स्टोमेटा भी कहते हैं, रंध्र भी कहते हैं। इनका काम क्या है, वायुमंडल से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेना या वायुमंडल में छोड़ना, और साथ ही वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पानी को वायुमंडल में मिलाना। यहाँ पे दिखा रखा देखो स्टोमेटा या रंध्र का चित्र, एक पत्ती दिखाई हुई है। इस पत्ती को जब हम सेक्शन काट के देखते हैं हमें इस तरह की दिखाई देती है, जिसमें क्या क्या कौन कौन सी रचनाएं, देखिए इसमें बहुत सी कोशिकाएं दिख रही हैं। इन कोशिकाओं में क्लोरोफिल होता है जिसके कारण पत्ती हरी दिखाई देती है। इसमें छोटे छोटे छिद्र हैं जिनको रंध्र कहते हैं। ये द्वार कोशिकाओं से ढके हुए रहते हैं। ये द्वार कोशिकाएं सेम के बीच की आकार की होती हैं। इसको हम थोड़ा बड़ा करके अगर देखें तो इस तरह का दिखाएगा, नीचे चित्र में छोटे छोटे रंध्र हैं। रंध्र दो सेम के बीच के आकार की द्वार कोशिकाओं से घिरे होते हैं। ये रंध्र या स्टोमेटा हैं। स्टोमेटा का काम क्या है, गैसों का विनिमय, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय और पानी का वाष्पोत्सर्जन करना, इसका कार्य है। हम पौधों में पानी डालते हैं, पानी वाष्प बनकर उड़ते रहता है। पौधे के किस भाग से जा रहा पानी बाहर, इन्हीं छिद्रों के द्वारा, जिसको स्टोमेटा भी कहा जाता है। तो इस तरह से ये पत्ती की अनुप्रस्थ काट का चित्र है।
देखिए, पौधों में गैसों का आदान प्रदान पत्तियों के अलावा तने, जड़ के द्वारा भी होता है। अब ये जो रंध्र हैं या स्टोमेटा हैं, ये पर्याप्त पानी में जल की भी वाष्पोत्सर्जन करते हैं या वाष्प बनकर जल इनसे वायुमंडल में मिलते रहता है। जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती, तब पौधा इन छिद्रों को बंद कर लेता है। अब ये कार्य कैसे होता है? छिद्रों का खुलना और बंद होना। जब द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वो फूल जाती हैं। फूल जाएंगी तो क्या होगा? रंध्र का छिद्र खुल जाता है। जो स्टोमेटा होता है ये बड़ा हो जाता है, छिद्र इसका बड़ा हो जाता है। इसी तरह से जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं, या हम कह सकते हैं उसमें से जब पानी निकल जाता है वो सिकुड़ जाती हैं, सिकुड़ जाएंगी तो छिद्र बंद हो जाएगा। तो इस तरह से जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है तो छिद्र बड़े हो जाते हैं, अन्यथा बंद हो जाते हैं। स्वपोषी को भी अपने शरीर के निर्माण के लिए कच्ची सामग्री की ज़रूरत होती है। अब पौधों के लिए कच्ची सामग्री क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल है। और ये किसके द्वारा बन रहा है? सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से। साथ ही पौधे नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम जैसे पदार्थ भी किससे लेते हैं? मिट्टी से लेते हैं। तो मिट्टी में हम पौधों के लिए खाद डालते रहते हैं, उर्वरक डालते रहते हैं, तो उससे इनको पोषक तत्व भी प्राप्त होते रहते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में है, पौधे इसको सीधे नहीं ले पाते। कुछ पौधों की जड़ों में गांठें होती हैं जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया क्या करता है? वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में या नाइट्राइट के रूप में बदल देता है। पौधे इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में ही ग्रहण करते हैं, क्योंकि पौधों में क्या होता है? प्रोटीन बनता है, विटामिन बनते हैं, इसके लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। अब है विषम पोषी पोषण। देखिए, पौधे जो हरे पौधे होते हैं वो स्वपोषी पोषण होता है उनमें। विषम पोषी पोषण किस में होता है? अन्य जीवों में जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। कुछ शाकाहारी होते हैं जो अपने भोजन के लिए सीधे पौधे पर निर्भर रहते हैं, जैसे हिरन है, बंदर है, गाय है। ये शाकाहारी हैं क्योंकि ये अपने भोजन के लिए सीधे पौधे पर निर्भर रहते हैं। कुछ जीव मांसाहारी होते हैं, वो शाकाहारी जीवों को अपने भोजन के रूप में प्रयोग में लाते हैं, जैसे शेर है, बाघ है। वो क्या करते हैं? हिरन का शिकार करते हैं, ये शाकाहारी जीवों को मारते हैं। और कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं और तब उसका अवशोषण करते हैं, जैसे फफूंद, यीस्ट, मशरूम, कवक, ये सब इसके उदाहरण हैं। कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो पौधे और जंतुओं को बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। ये पोषक युक्ति किसमें होती है? अमरबेल में, जूं, लीच, जोंक, फीताकृमि या टेपवर्म जिसको कहते हैं, इनमें होते हैं। ये क्या करते हैं? अपने पोषक तत्वों को उन जीवों से प्राप्त करते हैं जिनसे ये चिपके हुए रहते हैं या जिनमें ये लगे रहते हैं। अब देखिए, जो एक कोशीय जीव हैं उसमें क्या होता है? भोजन उनकी पूरी सतह से लिया जाता है, क्योंकि उनमें भोजन लेने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होते हैं। लेकिन जैसे जैसे जीव की जटिलता बढ़ते जाती है, भोजन के लेने का तरीका उनमें अलग होता है और साथ ही पाचन के लिए उनमें अंग जो है अलग अलग कार्य करते हैं या विशिष्टीकृत हो जाते हैं। अब देखिए, अमीबा में क्या होता है? अमीबा में उंगली की तरह संरचनाएं निकलती हैं जिसको प्रवर्ध, कूटपाद या पादाप कहते हैं। इनसे ये भोजन ग्रहण करता है। ये क्या करते हैं? अपने प्रवर्ध को आगे बढ़ाकर भोज्य कणों को घेर लेते हैं। ये भोजन खाद्य रिक्तिका में जाता है, जहाँ पे पाचक रस इसको सरल पदार्थों में बदल देते हैं और सरल पदार्थों में बदलने के बाद वो कोशिका द्रव्य में विसरित हो जाता है और बचा हुआ जो अपच पदार्थ है कोशिका के सतह की ओर गति करता है और बाहर की ओर को निष्कासित कर दिया जाता है। इसी तरह से पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है, लेकिन उसका आकार निश्चित होता है तथा भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। भोजन इस स्थान तक सीलिया या पक्षमाप की गति के द्वारा पहुंचता है, जो कोशिका की पूरी सतह को ढके रहते हैं।
तो देखिए पैरामीशियम भी एक कोशिकी है, अमीबा भी एक कोशिकी है, लेकिन दोनों में भोजन अंतर्ग्रहण का तरीका अलग अलग होता है। इसी तरह से सभी जीवों में अंतर्ग्रहण का तरीका अलग अलग होता है। अब देखिए मनुष्य में पोषण, हम तरह तरह के भोजन खाते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, भोजन को हाथों के द्वारा मुंह में डालते हैं। मुंह में हमारे दांत है, जीभ है। दांत का क्या काम होता है, भोजन को तोड़ना और चबाना। और जीभ का क्या काम होता है, भोजन को गीला करना, क्योंकि जीभ में लार, यहाँ पे लार ग्रंथि है जिससे लार निकलता है या लाला रस निकलता है, वो पूरे भोजन में मिल जाता है। और इस तरह से क्योंकि लार रस में क्या होता है, लाला रस में एंजाइम होता है, एमाइलेज एंजाइम। ये एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, स्टार्च को सरल शर्करा में तोड़ देता है। तो भोजन को चबाने के दौरान हमारी जीभ क्या करती है, लार को पूरे भोजन में मिला देती है। इसलिए आपने देखा होगा जब हम भोजन या रोटी को बहुत देर तक चबाते हैं तो रोटी हमें मीठी लगने लगती है। इसका कारण क्या है, लार में एमाइलेज एंजाइम है, वो स्टार्च को सरल शर्करा में बदल देता है जिससे हमें रोटी मीठी लगती है। तो हम कह सकते हैं मुंह से ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। आहार नली के हर भाग में भोजन की एक नियमित रूप से गति भोजन को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है। यह क्रमाकुंचन गति पूरी भोजन नली में होती है और इस तरह से जो हम मुंह से भोजन लेते हैं वो भोजन आहार नाल में आगे तक बढ़ता जाता है। तो इस तरह से देखिए ये है पाचन तंत्र का चित्र। पाचन तंत्र में आहार नली भी आती है और साथ ही जो पाचक ग्रंथियां हैं वो भी आती हैं। तो ग्रंथियां मुख्य दो हैं, यकृत और अग्न्याशय। अब देखिए हमारा भोजन हम कहाँ से लेते हैं, मुंह से। मुंह में जीभ है और दांत होते हैं। ये भोजन जब लार मिल जाता है, ग्रसिका या इसोफेगस जो पतली नली दिख रही है इससे होता हुआ आमाशय में जाता है। आमाशय एक थैली नुमा रचना है, बड़ी थैली नुमा रचना है, इसमें भोजन पहुंचता है। आमाशय के बाद भोजन कहाँ जाता है, छोटी आंत में। छोटी आंत नाम जरूर है लेकिन ये बहुत लंबी होती है। इसके बाद जो अधपचा भोजन है ये बड़ी आंत में जाता है, बृहदांत। बड़ी आंत से ये मलाशय में जाता है और मलाशय से ये गुदा द्वार द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ये तो थी आहार नाल। अब ये दो ग्रंथियां हैं इसमें, यकृत और अग्न्याशय। यकृत या लीवर, अग्न्याशय या पेंक्रियाज। यकृत और अग्न्याशय का काम क्या है, पाचक रस को निकालना, पाचक रस का सिक्रेशन करना या श्रावण करना। पाचक रस में बहुत से एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का और ये फैट का, विटामिन का पाचन करते हैं। तो इस तरह से ये हमारा पाचन तंत्र है। और नीचे इसमें परिशेषिका दिखा रखी है जो एक अवशेषी अंग है या वेस्टिजियल ऑर्गन है। इसका मनुष्य के पाचन क्रिया में कोई उपयोग नहीं है, ये केवल एक अवशेषी अंग के रूप में है। तो इस तरह से ये पाचन तंत्र है जिसमें आहार नाल भी है और साथ ही दो मुख्य ग्रंथियां यकृत और अग्न्याशय हैं। ये सबका काम क्या है, भोजन को सरल यौगिक के रूप में तोड़ना। मुंह से आमाशय तक भोजन ईसोफेगस द्वारा ले जाया जाता है जो एक पतली नली है। आमाशय एक बहुत बड़ा अंग है जो भोजन के आने पर फैल जाता है। आमाशय में क्या होता है, जो इसकी पेशी भित्ति है ये भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिक्स करने में सहायक होती है। आमाशय की भित्ति में जठर ग्रंथियां होती हैं। ये क्या करती हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन एंजाइम और श्लेष्मा या म्यूकस का श्रावण करती है, सिक्रेशन करती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, जो भोजन का माध्यम है या मीडियम है इसको एसिडिक कर देता है, अम्लीय कर देता है। इस अम्लीय माध्यम में पेप्सिन एंजाइम एक्टिव हो जाता है। ये भोजन का कार्य पाचन करने में तेजी से कार्य करने लगता है। इसी तरह से जो श्लेष्मा है या म्यूकस है, आमाशय के आंतरिक जो लेयर है इसकी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से सुरक्षा करती है। आपने बहुत से लोगों को सुना होगा एसिडिटी की शिकायत होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि कभी कभी किसी में
अम्ल ज़्यादा मात्रा में निकलता है तब। आमाशय से भोजन छोटी आंत में जाता है। नाम तो छोटी आंत है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत बड़ी होती है। ये कई मीटर तक लंबी हो सकती है। विभिन्न जंतुओं में क्षुद्रांत की लंबाई उनके भोजन के प्रकार पर निर्भर करती है। जैसे शाकाहारी जो जंतु हैं, इनके भोजन में सेल्यूलोज ज़्यादा होता है। सेल्यूलोज एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है जिसका पाचन कठिन होता है, इसलिए उनकी जो क्षुद्रांत है ये बहुत लंबी होती है। मांस का पाचन सरल होता है, इसलिए जो शाकाहारी हैं जैसे शेर है, बाघ है, इनकी छोटी आंत या क्षुद्रांत की लंबाई कम होती है। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूरा पाचन हो जाता है। इस कार्य के लिए यकृत और अग्न्याशय से पाचक रस जो निकलता है वो मिल जाता है छोटी आंत के भोजन में। अब क्योंकि आमाशय से आने वाला भोजन क्या होता है, एसिडिक होता है, अम्लीय होता है, और जो पैंक्रियाज अग्न्याशय एंजाइम से जो रस निकलता है वो इसके जो मीडियम होता है, माध्यम होता है भोजन का, इसको क्षारीय बना देता है। यकृत से पित्त रस निकलता है जो क्या करता है, वसा की जो ये गोलिकाएं होती हैं समझ लीजिए, या वसा जो है इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। इसको इमल्सिफिकेशन कहते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में जब वसा टूट जाती है, इसका पाचन करना आसान हो जाता है। अग्न्याशय से जो रस निकलता है, पाचक रस, इसमें एक एंजाइम होता है जिसको ट्रिप्सिन कहते हैं, जो प्रोटीन का पाचन करता है। इसी तरह से लाइपेज एंजाइम होता है जो वसा का पाचन करता है। छोटी आंत की भित्ति में आंत्र रस निकलता है। ये एक तरह का ये एंजाइम इसमें होते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देते हैं, वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल जैसे सरल यौगिक में बदल देते हैं। और इस तरह से जो छोटी आंत है ये इन सरल यौगिकों को अवशोषित कर लेती है। छोटी आंत में उंगली की तरह उभार पाए जाते हैं जिन्हें दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं। रसांकुर क्या करते हैं, अवशोषण की सतह को बढ़ा देते हैं। वो अवशोषण की सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, तेजी से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। बिना पचा भोजन बड़ी आंत या बृहदांत्र में भेज दिया जाता है, जहां दीर्घरोम इस पदार्थ से जल को अवशोषित कर लेते हैं। अन्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस वर्ज्य पदार्थ का बहिक्षेपण गुदा अवरोधिनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इस तरह से बिना पचा भोजन बड़ी आंत में जाके शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब ये देखिए दंत क्षरण। दंत क्षरण कभी कभी आपने सुना होगा, दांत धीरे धीरे खराब हो जाते हैं। इसका क्या कारण है? देखिए इसका कारण है जब हम भोजन लेते हैं, अपने दांतों को हम साफ नहीं करते हैं तो उससे क्या होता है, जो खाद्य के कण हैं वो दांतों पर चिपक जाते हैं। भोजन के साथ जो जीवाणु आ जाते हैं वो भी दांतों पर चिपक कर दंत प्लाग बना देते हैं। प्लाग क्या करता है, दांतों को ढक लेता है, और जो लार जो है ये अम्ल को उदासीन करने के लिए दांत की सतह पर नहीं पहुंच पाता है। इससे पहले कि जीवाणु अम्ल पैदा करे, भोजन के बाद अगर हम दांत को ब्रश से साफ करके प्लाग को हटा देते हैं तो क्या होता है, हमारे दांत सुरक्षित रहेंगे। अन्यथा क्या होगा, जीवाणु या बैक्टीरिया शर्करा पर क्रिया करके अम्ल बनाकर हमारे दांत को कमज़ोर कर देते हैं और इसी को दंत क्षरण कहते हैं। अब ये देखिए श्वसन। देखिए जिन खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण पोषण प्रक्रम के लिए होता है, कोशिकाएं उनका उपयोग विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए करती हैं। अलग अलग जीव इसे अलग अलग विधियों द्वारा करते हैं। कुछ जीव ऑक्सीजन का उपभोग ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित करने के लिए करते हैं, जबकि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो दूसरे पथ का उपयोग करते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती। इन सभी अवस्थाओं में पहला चरण ग्लूकोज एक 6 कार्बन वाले अणु का 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडन है। ग्लूकोज क्या होता है, 6 कार्बन परमाणु वाला यौगिक है।
अब ये टूट जाता है तो 3 कार्बन परमाणु वाला यौगिक पाइरूवेट बन जाता है। ये प्रक्रम कोशिका द्रव्य में होता है। इसके पश्चात पाइरूवेट इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। यह प्रक्रम किण्वन के समय यीस्ट में होता है जब फर्मेंटेशन की क्रिया होती है। क्योंकि यह प्रक्रम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है इसलिए इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। पाइरूवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह प्रक्रम 3 कार्बन वाले पाइरूवेट के अणु को विखंडित करके 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु देता है। दूसरा उत्पाद जल है। क्योंकि यह प्रोसेस वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है इसलिए इसे वायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन में जो ऊर्जा है ये अवायवीय श्वसन की अपेक्षा बहुत अधिक निकलती है। कभी कभी क्या होता है, जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है तो पाइरूवेट के विखंडन के लिए दूसरा पथ अपनाया जाता है, जहां पाइरूवेट एक 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। अचानक ये क्रिया होने से मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का निर्माण होने लगता है, क्रैम्प का कारण हो सकता है और दर्द होने लगता है। कोशिकीय श्वसन द्वारा जो ऊर्जा निकलती है वो एटी नामक अणु के निर्माण में प्रयुक्त हो जाती है। एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के निर्माण में प्रयुक्त हो जाती है। देखिए यहाँ पे चित्र दिखाया हुआ है, इसमें देखिए ग्लूकोज का जो एक अणु है 6 कार्बन अणु, वो जब कोशिका द्रव्य में इसकी क्रिया होती है या श्वसन क्रिया तो उसमें 3 कार्बन परमाणु वाला यौगिक बनाता है पाइरूवेट अणु। यहाँ पे दिख रहा है पाइरूवेट अणु। अब इसके बाद अब ये पहले देखिए 3 चरणों में अलग अलग तरीके से होती है अलग अलग जीवों में। यीस्ट में क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनती है। और साथ ही देखिए ये क्रिया होती है यीस्ट में या फर्मेंटेशन जहाँ पे होता है। अब ऑक्सीजन के अभाव में जब हमारी जो ये कोशिका में क्या होता है, पेशी कोशिका में लैक्टिक एसिड बनता है, ऊर्जा निकलती है। इसी तरह से जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो ग्लूकोज का पूरा ऑक्सीकरण हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जल बनता है और ऊर्जा बनती है। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए एटीपी ऊर्जा मुद्रा है। श्वसन प्रक्रिया में जो ऊर्जा निकलती है उसका उपयोग एडीपी तथा अकार्बनिक फॉस्फेट से एटीपी अणु बनाने में किया जाता है। एडीपी 2 फॉस्फेट अणु होते हैं इसमें, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। जैसे एक बैटरी है, इसका उपयोग अलग अलग तरह की ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया जाता है। बैटरी से यांत्रिक ऊर्जा भी बनती है, प्रकाश ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा इसी तरह से अन्य उपयोग में भी लाई जाती है। ठीक इसी तरह से एटीपी का भी उपयोग होता है, जैसे पेशियों को सिकुड़ने में, प्रोटीन के निर्माण में, तंत्रिका के आवेग के संचरण के लिए एटीपी का उपयोग होता है। तो क्योंकि एटीपी एक ऊर्जा मुद्रा है। अब देखिए एटीपी और एडीपी में कैसे बदलता है या एडीपी एटीपी में कैसे बदलता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब देखिए एटीपी से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से जब फॉस्फेट अणु निकल जाता है और साथ ही ऊर्जा निकल जाती है, तो एक फॉस्फेट अणु निकल जाता है और ऊर्जा निकलती है, तो एटीपी किसके रूप में परिवर्तित हो जाएगा, एडीपी के रूप में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और जब एडीपी को क्या होगा, ऊर्जा मिलेगी और एक फॉस्फेट अणु इसको मिल जाएगा, तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये ऊर्जा इसको कहाँ से मिलेगी, भोजन से अवशोषित ऊर्जा है और साथ ही फॉस्फेट अणु है। ये दोनों इससे जुड़ जाएंगे एडीपी से, तो फिर से क्या बनेगा, एटीपी का अणु बनेगा। तो इस तरह से एटीपी से अगर ऊर्जा निकल गई, ऊर्जा का उपयोग हो गया, तो ये एडीपी के रूप में परिवर्तित हो गया। और एडीपी अगर भोजन से ऊर्जा अवशोषित कर लेता है और एक फॉस्फेट अणु इसमें जुड़ जाता है, तो क्या बन जाता है, एटीपी बन जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा। तो इस तरह से एटीपी
से को ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है, क्योंकि जब ऊर्जा की ज़रूरत है एटीपी एडीपी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अब देखिए, वायवीय श्वसन जो है ये ऑक्सीजन पर निर्भर करता है। अब चाहे वो जंतु हैं या पौधे हैं, सबको श्वसन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। पौधों में क्या होता है, अभी हमने देखा पौधों में जब श्वसन की क्रिया होती है तो श्वसन की क्रिया के लिए उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, पौधों को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रकाश संश्लेषण में यूज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से जाती है पौधों में, रंध्र के द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा, तो ऑक्सीजन बनती है। अब यही ऑक्सीजन का उपयोग पौधे क्या करते हैं, श्वसन के लिए करते हैं। तो इस तरह से तथा शेष ऑक्सीजन जो है ये वायुमंडल में छोड़ दी जाती है। इसी तरह से प्रकाश संश्लेषण में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रयोग में आती है, वो जब श्वसन क्रिया होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वह भी किस में काम में आ जाती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में काम में आ जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान किससे होता है, वैसे स्टोमेटा के द्वारा होता है। और जंतुओं में पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने के लिए विशेष अंग होते हैं। जो जीव जल में रहते हैं वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है वायु की अपेक्षा, इसलिए जलीय जंतुओं की श्वास दर तेजी से होती है, वो तेजी से श्वसन क्रिया करते हैं। मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेती है और बलपूर्वक इसे क्लोम या गिल्स तक पहुंचाती है, जहां विलेय ऑक्सीजन रुधिर ले लेता है। स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। विभिन्न जीवों में यह ऑक्सीजन भिन्न भिन्न अंगों के द्वारा अवशोषित की जाती है। इन सभी अंगों में एक रचना होती है जो उस सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती है जो ऑक्सीजन बाहुल्य वायुमंडल के संपर्क में रहता है। क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय इस सतह के आर पार होता है, अतः यह सतह बहुत पतली तथा मुलायम होती है। इस सतह की रक्षा के उद्देश्य से यह शरीर के अंदर अवस्थित होती है, अतः एक क्षेत्र में वायु आने जाने के लिए कोई रास्ता ऐसा होता है जिससे वहाँ तक ऑक्सीजन आसानी से पहुँच सके और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल सके। साथ ही जहाँ ऑक्सीजन अवशोषित होकर पूरे शरीर को वितरित हो सके, इस तरह की व्यवस्था जीवों में होती है। तो अलग अलग जीवों में जो अंग हैं वो अलग अलग तरीके से विकसित होते हैं। अब देखिए, आपने सुना होगा तंबाकू का उपयोग, सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, गुटखा, ये सभी उत्पाद जो हैं ये हानिकारक होते हैं। तंबाकू का उपयोग आमतौर पर जीभ, फेफड़े, दिल और यकृत को प्रभावित करता है। धुआं रहित तंबाकू भी दिल के दौरे, स्ट्रोक, जो फेफड़ों की बीमारियां हैं, कैंसर के प्रमुख रोगों का मुख्य कारण है। भारत में गुटखा सेवन से मुख के कैंसर की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं, तो इसलिए इन पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। मनुष्य में वायु शरीर के अंदर नासाद्वार के द्वारा जाती है। नासाद्वार द्वारा जाने वाली वायु के मार्ग में क्या होता है, उपस्थित महीन बालों के द्वारा निस्पंदित हो जाती है या छन जाती है, जिससे शरीर में जाने वाली धूल और अन्य अशुद्धियाँ वहीं पर रुक जाती हैं। इस मार्ग में म्यूकस की एक परत होती है जो इस प्रक्रम में सहायक होती है। यहाँ से जो वायु है ये कंठ द्वारा फेफड़ों में प्रवेश करती है और कंठ में उपास्थि की रिंग होती है, ये सुनिश्चित करती हैं कि वायु का मार्ग बाधित न हो। फेफड़ों के अंदर क्या होता है, ये मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है जो लास्ट में गुब्बारे जैसी रचना में परिवर्तित हो जाता है, जिसे कूपिका कहते हैं। कूपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे कि गैसों का विनिमय अधिक हो सके। कूपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तीर्ण जाल होता है। जब हम सांस अंदर लेते हैं हमारी पसलियाँ ऊपर उठती हैं और जब हम सांस छोड़ते हैं हमारा डायफ्राम चपटा होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वक्ष गुहिका जो है बड़ी हो जाती है। इस कारण वायु फेफड़ों के अंदर चली जाती है
और कूपिकाओं को भर देती है। रुधिर क्या करता है, शेष शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वापस कूपिका में लाकर छोड़ जाता है, जो शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। ये चित्र देखिए, श्वसन तंत्र का दिया हुआ है, मानव श्वसन तंत्र का दिया हुआ है। अब इसमें हम एक एक करके देखेंगे कि किस तरह से वायु हमारे शरीर के अंदर जाती है। देखिए, नासाद्वार द्वारा वायु हमारे फेफड़ों तक जाती है। ये मुख गुहा से होते हुए श्वास नली में जाती है। श्वास नली के द्वारा ये कहाँ पहुँचती है, फेफड़ों में पहुँचती है। देखिए, श्वास नली है, लंबी सी एक नली है, इसके आगे 2 श्वसनिकाएं में विभक्त हो जाती है और ये यहाँ से वायु कहाँ जाती है, फेफड़ों में जाती है, फुफ्फुस या फेफड़ों में जाते हैं। हमारे फेफड़े किसके अंदर सुरक्षित होते हैं, एक हड्डियों के पिंजरा या पसलियों के अंदर सुरक्षित होते हैं, क्योंकि ये बहुत कोमल होते हैं। अब ये फुफ्फुस या फेफड़े जो होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, ये देखिए श्वसनिका कई इसकी ब्रांच या शाखाएं बन जाती हैं, लास्ट में गुब्बारे की तरह फूल जाती हैं। इन फूली हुई रचना को क्या कहते हैं, कूपिका कहा जाता है। यहाँ पे अलग से एक चित्र दिख रहा है, ये कूपिका का चित्र है। ये कूपिका क्या है, इसके कारण फेफड़ों का क्षेत्रफल बहुत बढ़ जाता है। इससे हम अधिक से अधिक ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये डायफ्राम जो दिख रहा है, डायफ्राम जब ऊपर नीचे आता है, इससे क्या होता है, हमारे फेफड़ों का आयतन कम और ज़्यादा होता रहता है। तो इस तरह से ये पूरा चित्र है श्वसन तंत्र का, मानव श्वसन तंत्र का। ये अलग से जो चित्र दिया है, ये कूपिका का चित्र है। कूपिकाओं के कारण फेफड़ों का क्षेत्रफल बहुत अधिक बढ़ जाता है। देखिए, आपने सुना होगा धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। फेफड़े का कैंसर दुनिया में मौत के सामान्य कारणों में से एक है। श्वास नली के ऊपरी हिस्से में छोटी छोटी बालों जैसी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें सीलिया कहते हैं। ये सीलिया सांस लेते वक्त अंदर ली जाने वाली वायु से रोगाणु, धूल और अन्य हानिकारक कणों को हटाने में मदद करती हैं। धूम्रपान करने से बालों जैसी संरचनाएं समाप्त हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, जिससे रोगाणु, धूल, धुआं या अन्य हानिकारक केमिकल फेफड़ों तक चले जाते हैं, जो इन्फेक्शन, खांसी, यहाँ तक कि फेफड़ों का कैंसर का कारण बनते हैं। जैसे जैसे जंतुओं के शरीर का आकार बढ़ता जाता है, अकेला विसरण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त होता है। उसकी दक्षता कम होते जाती है। फेफड़ों की वायु से श्वसन वर्णक जो हैं, ये ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है। हमारे शरीर में श्वसन वर्णक क्या है, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, रक्त में उपस्थित होता है, जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। या हम कह सकते हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में आसानी से घुलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचाने का कार्य करती है। क्या आप जानते हैं, यदि कूपिकाओं की सतह को फैला दिया जाए तो यह लगभग 80 वर्ग मीटर क्षेत्र ढक लेंगी। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके अपने शरीर का सतही क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए, हमारा शरीर का सतही क्षेत्रफल बहुत कम है, लेकिन कूपिकाओं के कारण हमारे फेफड़ों का सतही क्षेत्रफल बहुत अधिक हो जाता है, जिसके कारण फेफड़े गैसों का विनिमय दक्षतापूर्वक कर सकते हैं। इसी तरह से यदि हमारे शरीर में विसरण के द्वारा ऑक्सीजन गति करती तो हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता। अब क्योंकि हमारे शरीर में रक्त में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन आसानी से घुल जाती है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो बना है ये शरीर की प्रत्येक कोशिका में जाकर ऑक्सीजन को वहाँ पर छोड़ देता है, या फिर से ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन बनता है। तो इस तरह से हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन